बच्चों क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल श्रुति फिजिक्स में। जिन बच्चों का भी क्लास 11 का 2025 में एग्जाम अभी रह गया है, जिन स्कूलों में रह गया है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आ चुका हूँ। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कंप्लीट फिजिक्स की, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप बहुत से बहुत 30 मिनट 40 मिनट का रहेगा, आराम से देखना बिना स्किप किए। एक एक डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, विद कंसेप्ट के साथ फॉर्मूले भी बता दूंगा कि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। बस पेशेंस रखना, पूरा देखना अगर एग्जाम को पढ़ना है तो भाई, ठीक है। साथ ही एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए इस तरह के देख सकते हैं, अच्छे लेवल के नोट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है, नीट जेई IIT सब तरह के नोट्स हमारे पास मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ। कोई भी डाउट्स वगैरह है आप मेरे से पूछ सकते हैं। 8109471083 ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप मेरे को मैसेज करिए, हेलो राहुल सर लिख दीजिए, ठीक है। और आप बता दीजिए किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री में, ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगेगा, टेंशन मत लेना। तो चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की हम बात करेंगे क्लास 11 के लिए। कोई रिवीजन वीडियो है, पूरा देखिएगा, एक एक चीज के लिए हो जाइए। सबसे पहली डेरिवेशन जो आती है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, हमको ड्राइव करने होते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पर देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिवीजन वीडियो थोड़ा याद भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके सामने एक एक्सिस है बाय और एक एक्सिस है एक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं, बाय एक्सिस पर हम वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो टाइम वर्सेस वेलोसिटी का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है। वो स्ट्रेट लाइन जो होती है टाइम एक्सिस का कुछ एंगल पर रहती है। किस पर रहती है बेटा? एंगल पर। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। मान लीजिए हमने इस लोकेशन पर ए पॉइंट पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है? u है, जब टाइम कितना है? 0 है। थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी चलाई, जब टाइम हो गया t, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो u से लेकर हमारी वेलोसिटी में चेंज आ जा v, और टाइम में चेंज आ जा 0 से लेकर t तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन मोशन ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन ड्राइव करने से पहले आप देखेंगे फिगर में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। फिगर में आपको क्या देखना है, देखना जरा जानते हैं। O से E तक का जो डिस्टेंस है, OE AD के बराबर है पहले तो OE बराबर AD इक्वल टू किसको दिखा रहा है? T को दिखा रहा है, सही है, ठीक है। OA किसको दिखा रहा है? U को। OA और ED ये दोनों किसको दिखा रहे हैं? U को, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए हम देख लेते हैं यहां पर OC इक्वल टू BE, ये किसको दिखा रहा है? B को। तो ये हमने लिख दिया यहां पर, फिगर को देखकर ही तो लिखना है, ठीक है। इतना तो मैथ आता है हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BD तो BD हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस है BE, उसमें से D घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? BD मिल जाएगा। तो ये वाला जो रेंज है, टोटल रेंज है V, और ये वाला रेंज है U, तो ये कैसे निकालोगे? V माइनस U करके, तो ये आ जाएगा आपका B माइनस U। क्यों निकाला? अभी ग्राफ में इन वैल्यूज का यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, वी नो दैट, हमें ये पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? सर एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये आपका स्लोप है भैया, तो स्लोप मतलब tan थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है सर? tan थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? BD, बेस क्या है सर? AD। तो देखो BD अपॉन AD, BD की वैल्यू ये लिखी है B माइनस U, और AD की वैल्यू ये लिखी है, ये रख दिया। उसके बाद क्या किया सर? इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये ऐसा ही लिखा रहेगा। यहां से हम B की वैल्यू निकालेंगे तो U को उधर फेंक देंगे, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाएगा, B इक्वल टू U प्लस AD, ठीक है। रफ्तार में बताऊंगा, टाइम कम है, फर्स्ट डेरिवेशन चल रही है आपकी। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, तो 0 टाइम से t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। उसका ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया कौन सा ले लेंगे? OABE, ये पूरा एरिया ले लेंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे, ठीक है। अब इस एरिया में दो चीजें दिख रही है हमको, दो शेप दिख रही है। एक ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल का एरिया, प्लस रेक्टेंगल दिख रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो लिखा क्या है यहां पर बेटा हमने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज एस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABE, ठीक है। तो यहां पर हमने ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगाया है, देखिए जरा यहां पर ध्यान से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये लेंथ हो गई तो ये ब्रीथ हो जाएगी इस तरह से, तो ये लिख दिया हमने बेटा। और ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बेटा। उसके बाद कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू U है, इसकी वैल्यू T है, इसकी वैल्यू T है, इसकी वैल्यू ये है। तो ये सब वैल्यू हम ग्राफ पर देखकर यहां पर चिपका देंगे, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद क्या है? जो वैल्यू आपने चिपकाई है यहां पर,
उनको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूटी आएगा, इधर क्या आ जाएगा हाफ टी भी माइनस यू आ जाएगा। सही है। अब हम ये वाली चीज बनेगी। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो v की वैल्यू को हम यहां पर चिपकाएंगे तो हमको दिखेगा u प्लस एटी और माइनस का u से u मरेगा, t का इधर गुणा हो जाएगा तो हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। प्रूफ हो जाएगा ये हमारा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस ही आता है, आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, तो उसके लिए भी हमको एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t F इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वही वाला एरिया लेंगे ग्राफ का। कौन सा वाला? ये वाला एरिया OABE। अभी हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग किया था एरिया, ट्रायंगल का अलग, रेक्टेंगल का। अब हमने सीधा ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का हमने फॉर्मूला लगा दिया बेटा। यहां पर क्या होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला? हाफ जो पैरेलल साइड होती है उनका सम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो देखिए पैरेलल साइड कौन कौन सी है सर? पैरेलल साइड हमको दिख रही है, इसमें OE दिख रही है और दूसरी दिख रही है हमको BD, तो इनका तो हो जाएगा सम। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिख रही है? AD या फिर OE। तो यही वाली चीज हमने बेटा यहां पर लिख दी है। देखो ये लिखी है, इन सब की वैल्यू को हमने ग्राफ में से देखा, यहां पर पुट किया। उसके बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन मोशन पता है v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, यहां से t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस t की वैल्यू को हमको यहां पुट करना है, तो ये आ जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस a का और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से देख लेना, मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है 8109471083 पर। राहुल सर, हाय राहुल सर लिख देना, मैं आपको इसका पूरा PDF भेज दूंगा। ठीक है बेटा, एज इट इज। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारी आती है वेक्टर के चैप्टर से, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, आपके पास एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। इन दोनों को हम ऐड करते हैं किसका यूज करके? पैरेललोग्राम मेथड का यूज करके। तो पैरेललोग्राम मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप A वेक्टर बनाइए, ठीक है, उसकी टेल पर दूसरे वेक्टर को रखिए, फिर इसके पैरेलल लाइन प्लॉट करिए, फिर इसके पैरेलल लाइन प्लॉट करिए, इसके ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो आपको इन दोनों का क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट मिल जाएगा, जो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा। तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डेरिवेशन आता है, आइए देखिए कैसे करेंगे। इधर देखिए बेटा, तो यहां पर वो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम इतना सा ना इतने बनाया, उसको थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया। ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ा दिया और यहां से हमने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। अब आप इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुन लेना। देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है इसमें PSN, इसमें आप एक काम करिए, सबसे पहले तो साइन थीटा लगा लीजिए और कॉस थीटा लगा लीजिए। तो जब आप साइन थीटा लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो है SN, हाइपोटेनस आपका B है, B रख दिया, तो यहां पर SN की वैल्यू मिल जाएगी आपको B साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में आप लगाइए कॉस थीटा। सर क्यों निकालना है? अभी पता चलेगा बेटा, धीरे से रुको, अभी पता चल जाएगा। अब हम लगाएंगे इसमें कॉस थीटा, तो जैसे ही आप कॉस थीटा लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो Pn बटा B आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, Pn की वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये दो अननोन क्वांटिटी दोनों आपको पता चल गई। अब आपको तीसरा काम क्या करना है, बस लास्ट काम यही करना है कि अब ये जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है OSN, इसमें आपको लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OS हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है बेटा, ये तो हमको आती है, लगा लेंगे बड़े आराम से। ये लगा दिए देखो। अब सर ON क्या है यहां पर? तो देखिए ON कहां लिखा है? ये लिखा है O और N। तो ON में OP का वैल्यू A है और ये वाला वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए निकाला बेटा उसको। तो पहले इसको कैसे रखेंगे? OP प्लस PN किसके बराबर आ जाएगा? ON के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर OP प्लस PN, इनको यहां पर पुट करेंगे, ये आएगा। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये है फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहां पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर खुल जाएगा, भैया स्क्वायर खुल गया। उसके बाद OP की वैल्यू, OS की वैल्यू, PN की वैल्यू, OP, जितने भी टर्म्स हैं इन सब की वैल्यू हमको डायग्राम में से देखनी है और कुछ हम पहले से निकाल रखे हैं। देखो SN और PN हम निकाल रखे, इसलिए तो निकाला था बेटा। और OP की वैल्यू A है, PS की वैल्यू B है और OS की वैल्यू R है। सही है, बस यहां से देख के अपन को क्या करना है, वहां पर वैल्यू को पुट कर देना है। तो चलिए फटाफट से हमने यहां पर वैल्यू रखी, इसकी जगह R आ गया तो R स्क्वायर हो गया, इसकी जगह A आ गया तो A स्क्वायर हो गया, इसकी जगह B cos थीटा आ गया तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। समझ रहे हो ना ये बात? ये मैथमेटिक्स है। ठीक है बेटा, इसके बाद इसमें से और इसमें से B स्क्वायर कॉमन निकलेगा,
कॉस का थीटा साइन का थीटा कितना होता है 1, लेकिन मैंने एक लाइन बाद बंद किया है तो आप अच्छे समझ पाएंगे, और बाकी तो वैसे ही उतरा है। अब इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आपका आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, आर से स्क्वायर रूट कर देंगे इसका तो हमको ये मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, सवाल पूछे जाते हैं, दो वेक्टर्स उनके बीच में एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी हो गया आपका और आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब सर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है उससे हम निकालेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दो तरह से निकाल सकते हैं, अगर इस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा तो इस वेक्टर के लिए आ जाएगी, और इस वेक्टर से बना रहा है एंगल बीटा तो इसके लिए आ जाएगी। तो मैं एक निकाल के दिखा देता हूं आपको, ठीक है, एक निकाल के दिखा देता हूं। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये O N S ये बड़े वाले ट्रायंगल में आप tan थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, राजा बेटा, tan थीटा। तो tan अल्फा है तो tan अल्फा लगा देंगे, फॉर्मूला हमको पता है, परपेंडिकुलर वन बेस, तो उसमें देखिए SN परपेंडिकुलर है, बेस क्या है ON है। ठीक है बेटा, तो यहां पर रख दिया। अब ON की वैल्यू तो अपन को पहले से ही पता है, ON की वैल्यू क्या है, OP प्लस PN, OP प्लस PN, तो यहां पर रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद SN की जो भी वैल्यू है वो ये है, और इसकी और इसकी जो भी वैल्यू है वो यहां पर हमने रख दी, तो ये आपका डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। अब इसको याद रखने का, एग्जाम में याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जरा मेरी बात ध्यान सुनना, ये रट्टा मान लो पहले, तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो पहले तो मैंने लिखा ऊपर साइन थीटा और नीचे लिख दिया मैंने कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिए, पहले जरा ध्यान से मैं आपको बताता हूं ट्रिक इसकी। एक चीज और देखिए, यहां पर जो क्वांटिटी आ रही है वो वाली क्वांटिटी है जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो पहले हमने वो क्वांटिटी लिख दी, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसको हम यहां लिख देंगे, तो ये आ गया tan अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर साइन नीचे कॉस, जिसके साथ एंगल बनेगा उसको यहां रखना है, तो देखो ये आ गया। अब आपको ट्रिक बता देते हैं, अब जैसे मान लो इसके साथ एंगल बन रहा है बीटा, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ऊपर आता है साइन थीटा, नीचे आता है कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बने उसको तो हमने यहां रखना है, तो यहां रखेंगे तो बचा कौन, ए, तो ये आ जाएगा tan बीटा का फॉर्मूला बस। ठीक है, आसान था, एक ट्रिक याद रखेंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन से सवाल भी कर पाएंगे एग्जाम में बेटा। ठीक है, समझ में आई बात। इसके कुछ स्पेशल केसेस वगैरह होते हैं, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 0 हो, दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0 हो तो दोनों वेक्टर को हम आपस में ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा राजा, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू 0 से 180 के लिए चेंज होती है, 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है आपका रिजल्टेंट और 180 डिग्री पर मिनिमम होता है, और बाकी सब स्टेट में बीच में रहता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, वक्त नहीं है इसलिए अभी सवाल नहीं कराएंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपकी 3rd नंबर की डेरिवेशन आ गई। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हमें ये डेरिवेशन करना है। तो देखिए यहां पर आपके पास क्या है बेटा, ध्यान से समझना बेटा, ये आपके पहले एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं इसके लिए, ध्यान से देखिए। ये देखिए दो एक्सिस हमने प्लॉट कर लिए आराम से, इज्जत से एक्सिस प्लॉट कर लो। यहां से हमने एक बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो वो ऐसे गिरेगा, u वेलोसिटी से थ्रो किया है बेटा, u वेलोसिटी से थ्रो किया है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट। यहां से गया है यहां तक, ये हो जाएगी उसकी मैक्सिमम रेंज बेटा, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज सुनो, अब ये जो u है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर फेंका है, तो इस u के दो कंपोनेंट, x डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, y डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। इसको 0 पॉइंट मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, इसको x मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है इसमें एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, तो ए वाई बराबर माइनस जी, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है इसकी वेलोसिटी को लगातार कम करते जाता है, इसलिए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, y डायरेक्शन की 0। लेकिन 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 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो वो वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। तो मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कितनी होती है बताओ, u cos थीटा। क्लियर है बेटा। चलो अब ज्यादा डिटेल में वक्त नहीं है बताने का, तो अपन एक काम करेंगे, डेरिवेशन पर जाएंगे। अब डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए दो डायरेक्शन का मोशन आपको इन्वॉल्व करना है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का और एक वर्टिकल डायरेक्शन का। तो फटाफट से देखिए हमने, अरे भाई कहां गए, यहां आइए।
तो चलिए हम लिखेंगे फॉर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में टी टाइम में हम कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, अच्छा मैं इसको करके दिखा देता हूं तुम वहां पर अच्छे से, यहीं करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो तो हम लेते हैं फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमको क्या क्या पता है, एक्स एक्सिस में हमको यू एक्स की वैल्यू पता है कितनी, यू कॉस थीटा, ए एक्स की वैल्यू पता है हमको कितनी है 0, और टी टाइम के लिए निकालना है, टी टाइम के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए इसने टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया और उसी टी टाइम में उसने वाई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे, अरे भाई एक्स में गया एक्स मीटर, वाई में गया वाई मीटर, लेकिन टाइम तो सेम लगा ना। तो टी टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, एक्स मान लीजिए। तो इसकी जगह एक्स आ जाएगा बेटा, यू की जगह क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा बेटा, और टाइम तो टी है और एक्सेलरेशन 0 है, तो ये खत्म हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन बाय डायरेक्शन, इन बाय डायरेक्शन, ओके, इन बाय डायरेक्शन। तो इन बाय डायरेक्शन में आपके पास क्या क्या गिवन है, तो सर बाय डायरेक्शन में हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है यू साइन थीटा है, ठीक है। एक्सेलरेशन पता है कितना है, माइनस जी है। टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो कितना है सर, वाई है। तो फटाफट से हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके स्थान पर तो वाई आ जाएगा, इसके स्थान पर यू कॉस सॉरी यू साइन थीटा आ जाएगा, यू साइन थीटा आ जाएगा। टाइम की वैल्यू हम यहां से देख लेते हैं, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आएगी बेटा, बहुत बढ़िया। हाफ, सर माइनस क्यों लगाया है बेटा, तो दिखाते हैं आपको। माइनस ए बाई की वैल्यू जी है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का जी है, और टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये स्क्वायर लगा है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, यू से यू मारिए, एक्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, हाफ जी ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, यानी कि आपका जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक का इक्वेशन आ गया आपका। इस पर बढ़िया सवाल आते हैं, आप करके जाइएगा, एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फोर्थ नंबर की डेरिवेशन की हम बात करेंगे। यस, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपसे क्या कहता है, एक लाइन का लॉ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट अप्लाइड फोर्स ऑन इट। ये आ गया, ठीक है। और एग्जाम में इसकी डेरिवेशन को उड़ाना है, तो फटाफट से आप देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे। मान लेंगे अब बॉडी मास m है, मूविंग v1 वेलोसिटी से, देन इट्स मोमेंटम इज p1 इक्वल टू m v1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट फ्रॉम t टाइम के लिए उस पर फोर्स लगाते हैं, इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है v2, तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो कितना आ गया, p2 इक्वल टू m v2 आ गया, आगे कि नहीं आ गया बेटा, बेटा राजा बढ़िया आ गया। चलिए अब हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन मोमेंटम, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है, ये लिखा है m v2, इनिशियल कितना है ये लिखा है, ये रख दिया, m कॉमन निकल आएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला। रेट ऑफ चेंज का मतलब जो मोमेंटम में चेंज है उसमें टाइम से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन याद होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू क्या होता है, ये जो चीज है वो किसके बराबर होती है, फोर्स के, तो फोर्स के बराबर रख दी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट k की वैल्यू को हमको हटाना है, तो एक लाइन लिखनी है, द यूनिट ऑफ m a एंड f आर सो चूजन दैट k इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से चूज करेंगे, k की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू ma। फटाफट समझ में आया, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। फिफ्थ नंबर की डेरिवेशन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, दोनों को एक ही में इन्वॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देखना। अब यहां पर क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए इसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं इसका। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। यहां पर हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहां करेगा, पीछे की तरफ अपोज करेगा। फ्रिक्शन कहां करेगा, पीछे की तरफ अपोज करेगा। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या देता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, तो ये वाला जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको अगर O मान लें, इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें, तो इस छोटे से ट्रायंगल में आपको लगा देना है 10 लैम्डा। तो क्या होता है 10 लैम्डा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर AB
बटा बेस, बेस क्या है बेटा, बेस ON, ए बी क्या है, ए बी फ्रिक्शन के बराबर है तो FR, ON क्या है सर, ON तो आपका है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये प्रूफ हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये लैंग्वेज लिखिए, देख लेना इसमें से। आइए अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। तो बेटा एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, फोर्स लगेगा इधर की तरफ, फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की तरफ, नॉर्मल एक्शन होगा ऊपर की तरफ, वेट काम करेगा नीचे की तरफ। इस वेट के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक बना लेंगे mg cos थीटा क्योंकि ये एंगल थीटा है, और एक बना लेंगे यस ये वाला मैं ले लेता हूं mg sin थीटा, ठीक है। और ये क्या है, जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर स्टेट की कंडीशन में, रुकी हुई अवस्था में है। अगर ये रुकी हुई अवस्था में है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो ये mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, तो ये लिख दिया। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर हो गया, तो ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो mg से mg मरेगा, tan थीटा बनेगा और इसका वैल्यू होता है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज आ गया। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था सर, tan लैम्डा। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। दोनों को कंपेयर कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बात करेंगे सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। अब सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना बेटा, इसको समझाते हैं आपको। देखिए यहां ये सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर जाकर एक पॉइंट P है, ओके, जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लो v1 है। थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंचेगा तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन उसकी v2 हो जाएगी। तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है v1 से लेकर v2 डेल्टा v। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या कहते हैं, यस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम यहां पर चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला डायग्राम हमने यहां पर बनाया, v1 v2 डेल्टा v डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेंड किया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी को, डेल्टा v को एक्सपेंड किया हुआ है v2 माइनस v1, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये आप छोटा सा बात लिख देंगे यहां पर, और चाहे लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बना के आप डायरेक्ट ये वाला ट्रायंगल में आप एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एंगल का फॉर्मूला, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हो गया आर्क डेल्टा v, और रेडियस, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, सर्कुलर मोशन वेलोसिटी सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। भैया वेलोसिटी सेम है लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो इसलिए आपका एक्सेलरेशन आएगा, तो डेल्टा v अपॉन v आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको इक्वेशन 1 मिल जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 मिलने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए। इसको पहले तो गायब कर देते हैं, फालतू में जगह गिरेगी ये भैया हमारी। आ जाओ इधर। अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, यहां से डेल्टा थीटा का मान रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। देखो ये डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा v अपॉन v, ये वाली वैल्यू को हमको वहां रखना है, यहां रखना है। देखो ये रख दिया। उसके बाद इस v का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये मिलेगा। और ये क्या होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। उसी का ही नाम यहां पर हमने क्या रखा है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो ये आ गई 2 लाइन में सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और अब इसके और भी वेरिएंट है, आपके पास फॉर्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का एक ये फॉर्मूला मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप और भी फॉर्मूले यहां पर देखे हुए हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से अगली 7 नंबर की डेरिवेशन, कार टर्न ऑन बैंक्ड रोड। जब कार बैंक्ड रोड पर टर्न लेती है तो उसके लिए डेरिवेशन है, तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट है, देखिए आराम से समझिए। मैंने डायग्राम अच्छे से बनाए हुए हैं ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन मतलब ये बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड है आपकी। इसको इंक्लाइन ऐसे मत समझना कि हम पुल से उतर के आ रहे, नहीं, ये रोड है हाईवे का, ऐसे उठा हुआ है और कार ऐसे चल रही है, इस पर कार ऐसे मुड़ रही है। तो इस पर 2 चीजें काम करेंगी, एक तो वेट और एक उसका फ्रिक्शन। तो पहला जो डायग्राम बनाया है मैंने वो किसका बनाया है, फ्रिक्शन के लिए। तो जो आपका बैंक्ड रोड होता है, ये जो आपका बैंक्ड रोड होता है, कार जो होती है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो कार जो होती है सेंटर से दूर भागना चाहती है, किस फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो कौन है जो उसको रोक लेगा, यस, टायर्स और सड़क के बीच लगने वाला फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इधर की तरफ काम करता है, सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर की तरफ काम करता है, ठीक है। तो अब हम ये एंगल थीटा है,
तो यहां से एक लाइन प्लॉट करेंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस फ्रिक्शन में दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक आ जाएगा आपका यहां थीटा है, वहां पर यस एफ कॉस थीटा, और जहां कोई थीटा नहीं वहां पर आ जाएगा एफ साइन थीटा। समझ में आई बात? चलो ये आ गया। इसके बाद हम बात करें, ये अगर रोड सीधी होती तो हम ऐसे जाते तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता, लेकिन रोड ऐसे हो गई तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन था वो उसने वर्टिकल से कुछ एंगल बना लिया, वर्टिकल डायरेक्शन से नॉर्मल डायरेक्शन ने कुछ एंगल बना लिया। तो इस वेट को भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, जहां एंगल है वहां पर आर कॉस थीटा, जहां एंगल नहीं वहां पर आर साइन थीटा। समझ में बात? बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया हमको। अब ये दोनों चीजें एक साथ काम कर रही है, तो ये डायग्राम पटक दिया मैंने यहां पर। तो अब आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आपके दो फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन का और एक फ्रिक्शन का। ये देखिए बढ़िया बात है, बढ़िया बात है सर, ठीक है। और नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन का फोर्स है और एक mg का है, तो देखो ये लिख दिया। बाकी सब तो आप देख ही पा रहे होंगे। अच्छी 7 नंबर की डेरिवेशन है बेटा आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इन इक्विलिब्रियम में देखिए आर कॉस थीटा इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों अनबैलेंस है जो कि सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, तो इनको कौन है जो घूमने के लिए क्या देगा, सेंटीपीटल फोर्स। तो ये दोनों हमको देते हैं सेंटीपीटल फोर्स टर्न के लिए। तो ये आ जाएगा भैया, कहां लिखा है, ये मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया बेटा, mg की वैल्यू निकाल ली है, सॉल्व करने के लिए इसको वहां लेगा ये, हाँ ये लिखा है आर साइन थीटा ये वाला, एफ कॉस थीटा ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएंगे आपके सेंटीपीटल एस फोर्स के बराबर हो जाएंगे। सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला याद कर लेना, mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब वो दोनों डिवाइड, मतलब सेकंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया, तो लिख दिया m से m मर गया, ये ऐसा ही लिखा है, ये सॉल्व किया जहां तक आ गए। उसके बाद यहां पर जो राइट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो जो जो कट रहा है वो काट दिया देख लो, और जो बचा है वो यहां लिख दिया फॉर्मूला लगा के, ये टेन थीटा बना, ये टेन थीटा बना, तो ये लिख दिया बेटा, ये लिखा है देखो। उसके बाद फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसकी जगह म्यू आ जाएगा, इसकी जगह म्यू आ जाएगा, तो ये आपकी डेरिवेशन आ जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई खास बात नहीं है, आप लगा के जाइए, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भैया, कल पेपर है तो आज पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लगाइए। 8th नंबर की डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल नहीं होता, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, मान लो एक पार्टिकल है m1, दूसरा m2, m3, और एक्सिस और रोटेशन से एक m1 इतनी दूरी पर है, m2 इतनी दूरी पर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब वो पूरी बॉडी घूम रही है, तो जितनी पार्टिकल है वो सब सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, और उनके सर्कुलर मोशन में जो कलेक्शन वो बनेगा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करके ही रोटेशनल मोशन बनाते हैं। तो हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग होती है क्योंकि डिस्टेंस अलग होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, v बराबर आर ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, आर अलग होने से v अलग होता है, इसलिए हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, और जितनी भी लीनियर काइनेटिक एनर्जी उन सबको ऐड कर देंगे तो हमको उस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो वही काम करेंगे, देखो फटाफट से देखना। तो हमने निकाला टोटल काइनेटिक एनर्जी, पहले पार्टिकल की फॉर्मूला याद कर लिया, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसे डट डट करके हाफ m1 v1 n स्क्वायर आ जाएगा। इन सब में से आप देख रहे हैं हाफ कॉमन निकलेगा, और v का फॉर्मूला होता है r इंटू ओमेगा। हाफ कॉमन निकल गया, v की जगह हमने रख दिया r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, r3 ओमेगा, ऐसे चलता जाएगा, ये आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर खोल दिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा तो बाहर निकाली, ये आ गया। अब ये जो फॉर्मूला होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ये पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं सिग्मा mr स्क्वायर से, तो सिग्मा mr स्क्वायर होता है I के बराबर, किसके बराबर, I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, तो इसकी जगह आ जाएगा I। ये हो गया प्रूफ भाई साहब, क्या दिक्कत थी, I पता है, ओमेगा पता है, फॉर्मूला आ गया आपके सामने, ठीक है। ओके बेटा, अच्छे से याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, छोटी सी है। नेक्स्ट 9 नंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की तरफ बढ़ चुके हैं हम, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। देखिए वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड, हाइट के साथ जी की वैल्यू में वेरिएशन। ये बच्चा हमारा अर्थ की सरफेस पे खड़ा है, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ आर मान लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये निकली है अर्थ की सरफेस पर। अब इस बच्चे को उठाया हमने लिफ्ट में और इसको ले गए हम h हाइट पर, रॉकेट में बिठाया, h हाइट पर ले गए भैया। तो अर्थ की सरफेस से हम h हाइट पर ले गए, तो अर्थ के सेंटर से उसका दूरी कितना होगा, r प्लस h होगा। सर बहुत बढ़िया बात है, r प्लस h होगा, तो r की जगह r प्लस h आ जाएगा। अच्छा सर ये था, बहुत बढ़िया। अब 1 में 2 से डिवाइड, सॉरी 2 में 1 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये निकालना है हाइट पर कितना हुआ, तो ये आ जाएगा gm से gm मरेगा, ये आ जाएगा आपका,
ठीक है। तो यहां पर हमको दिख रहा है आर प्लस एच आर से बड़ा होता है, आर प्लस एच आर से बड़ा होता है, इसलिए हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके जी, बड़ा आसान था, कर लिया। एक छोटी सी बात और याद रखिए, हेंस विथ हाइट जी डिक्रीजेस, हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजेस होती है। अब एक स्पेशल केस है इसमें, वो भी आप पढ़ लेना। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इफ एच वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान सुनना। ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये वाला फॉर्मूला, इसी को मैंने वहां लिखा है, ये लिखा है। अब इसमें से मुझे क्या कॉमन निकालना है, सर आर निकालना है। तो सर आर तो नहीं आएगा क्योंकि यहां तो आर है ही नहीं। तो जब इसमें से हम आर निकालेंगे, स्क्वायर लगा तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहां तो बचेगा 1 और एच ओपन में क्या करना पड़ेगा, आर। ये मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, तो ये चीज आ जाएगी। अब ये वाले आर थे, ये वाला आर थे, ये वाला आर मरेगा, तो आपको ये कुछ इस तरह का मतलब ये दिखेगा भाई यार, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है, बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि ये जो पावर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और हायर पावर को नेगलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा भैया, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके सामने, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे सर, ठीक है, ओके। जब अर्थ के नियरेस्ट हो, बहुत पास में हो, तो ये फॉर्मूला लगाना, बहुत दूर हो, हाइट जी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। आ जाओ फटाफट से देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी आती है जी की वैल्यू में वेरिएशन, 10वें नंबर की डेरिवेशन है। जब हम डेप्थ में चले जाते हैं तो जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर घटेगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी मान लो जो बच्चा अर्थ की सरफेस पर है, तो अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर दो तरह के मास हैं, एक ऊपर के लिए और एक अर्थ के अंदर के लिए। तो ऊपर के लिए सरफेस के लिए हमने मास मान लिया इसका m, और जब हम डेप्थ में जाएंगे तो उस डेप्थ का जो गोला बनेगा उसका मास हमने कितना मान लेंगे, m डैश। तो पहले हम मास निकालेंगे। मास का फॉर्मूला होता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r माइनस डी। क्यों किया है, क्योंकि हम जब डेप्थ में जा रहे हैं तो डेप्थ का मास कितना है, m डैश। तो टोटल रेडियस है r और d डेप्थ में गए तो ये वाली रेडियस होगी वो r माइनस डी होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यों, तो r की जगह r माइनस डी का स्क्वायर। और यहां पर ये जो डी रो लिखा हुआ है डेंसिटी, अर्थ की एवरेज डेंसिटी है ये, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो हम अर्थ पर नीचे गए हैं, यहां पर एक पॉइंट P है, इसको P पॉइंट पर ले गए, तो P पॉइंट पर ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, बढ़िया बात है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे डेप्थ पर Gm अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है, देखो ये लिखिए, ये पूरी m डैश की वैल्यू तो है, ये m डैश की वैल्यू है, ये g है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया, आप ऐसे लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला हो गया, m डैश की वैल्यू को हमने ये पुट किया यहां पर पूरा, और ये वाला m तो अपने पास है ही यहां पर, ध्यान से देखिए m डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास, m डैश की वैल्यू ये पूरी है, दिखा, ये यहां पर रखा, देखो ये रख दिया, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, बाकी g ये है और m ये है। और यहां पर फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, डेप्थ में gd मान लेंगे उसको, तो m से m मरेगा, ये कटेगा, तो आपको सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अब वैल्यू ऑफ g एट सरफेस, फिर से वही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अर्थ की सरफेस पर मास हमने m माना है और बॉडी का मास स्मॉल m माना है, तो फिर से हम मास कैलकुलेट करेंगे। मास का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। तो अर्थ की सरफेस पर तब रेडियस आपकी r है, तो पाई r क्यू आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यू रो। बाकी सब यहाँ पर कटेगा, इसकी वैल्यू रखेंगे mg, तो m से m कटेगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन डिवाइड कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा डेप्थ के लिए। तो डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू में चेंज आता है, डिक्रीज हो जाती है जी की वैल्यू, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से करके जाइए दोनों। अगली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस के पास में कितनी होती है, तो उसको कैसे निकालेंगे बेटा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान सुनना। ये मान लो अर्थ की सरफेस पर हम खड़े हैं, उस रेडियस को मैंने बोला है r, और r को रखा है r1 के बराबर। फिर अर्थ की सरफेस में h हाइट पर जाऊंगा तो उस रेडियस को बोला है, मतलब उस डिस्टेंस को बोला r2, तो वो r2 किसके बराबर होगा, r प्लस h के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी और अर्थ से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है, u2 माइनस u1, और u निकालने का फॉर्मूला ये रट्टा आपको मान लेना पड़ेगा, u बराबर Gm/r, ठीक है बेटा राजा, ये होता है। इसके बाद u2 की वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो वो r2 है, u1 की वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो वो कितनी है,
R1 है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका, इस तरह का दिखेगा, ये माइनस से माइनस मरेगा, प्लस आएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस को उधर रख दिया, प्लस को उधर रख दिया, ये आ जाएगा। उसके बाद R1 की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, R2 की वैल्यू R प्लस H के बराबर है, इनको उठा के यहाँ पर रख दो तो ये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो भी कॉमन निकालना तो बाहर निकाला, ये आ जाएगा। इसके बाद 1/r मैंने यहाँ से कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर तो 1/r नहीं है, तो r का हमें गुणा करना पड़ेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें से भी मैंने r कॉमन निकाला, अगर मैं r कॉमन निकालूंगा तो यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन में r करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया। r से r मरेगा तो ये आ जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से ये जो पावर है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहां पर माइनस साइन आ जाएगा, हायर पावर को नेगलेक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली मैथ है बेटा, डरो मत। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसका इधर करेंगे तो ये आएगा, और ये माइनस भी चुकेगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और इसका इधर गुणा करेंगे तो भैया राजा ये आ जाएगा। ये मरेगा, ये बचेगा, ये आ जाएगा। उसके बाद जी की वैल्यू होती है gm/r², तो gm/r² के स्थान पर जी आ जाएगा, तो जी आ गया mgh। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, अर्थ की सरफेस के नियरेस्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है, समझ में आया। अब अगली 12 नंबर की डेरिवेशन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है escape velocity। escape velocity डेफिनेशन क्या है? escape velocity is that minimum velocity of moving away from planet due to which the object will reach up to a point where gravitational field of planet stop and therefore object do not return back। एक ऑब्जेक्ट को फेंका इतनी स्पीड से कि वो प्लेनेट को छोड़कर चला गया, फिर वापस नहीं आया, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को ही escape velocity कहा जाता है। उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से देखिए। हमने मान लिया अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, gm/r होती है, ठीक है। अब हम उसको इतना दूर फेंक दें कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाए, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में 0 नंबर होता है बड़ा। अरे -1 से बड़ा कौन है, 0। -2 से बड़ा कौन है, -1। -1 से बड़ा कौन है, 0। तो हमने उसको ऊपर फेंका तो ऊपर जाके इन्फिनिटी पर उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा हमको। तो हमने यही लिखा है, when the body is projected to infinity distance from the earth's surface, work has to be done against gravity due to which gravitational potential of the body increases at infinity। gravitational potential कितनी हो जाएगी, 0। बस अब हमको निकालना है increases in gravitational potential energy of the body। तो infinity पे 0 है, चेंज का मतलब u2 - u1, u2 की जगह u आ जाएगा, माइनस u1 की जगह u वाली क्वांटिटी, माइनस से माइनस मरेगा, तो ये आ गया आपका एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, वर्क होती है। और ये वर्क किसके बराबर है, हमने फेंका था उसको, कौन सी एनर्जी दी थी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी में हमने वेलोसिटी को मान लिया escape velocity, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए भैया। तो छोटे m से छोटा m मरेगा, v² निकालना, u2 को इधर फेंकेंगे तो ये आ जाएगा भैया, यहां से स्क्वायर हटेगा, तो ये एक वर्सेटाइल फॉर्मूला आ चुका है। इस पर बहुत सारे भर के सवाल पूछे जाते हैं, इसको रट्टा मान लीजिए ना, √ में gm/r। ओके, बट ऑन द अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू gm/r² होती है। यहां से r का लेकर देंगे तो gm बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको अपन रख देंगे कहां पर, gm के स्थान पर, तो r कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा, तो आपका सॉल्व करके ये छोटू सा फॉर्मूला आ जाएगा 2gr। लेकिन इसको याद रखना, इस पर सवाल होते हैं, और इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 11.2 km/s आती है इसके वेलोसिटी की अर्थ के लिए। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का जो डेरिवेशन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी फिलहाल डेरिवेशन में आया तो जल्दी बता देते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि अगर वाटर स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है किसी पाइप में या ट्यूब में, तो उसके हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो टोटल एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी को P बोला जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए काइनेटिक एनर्जी को हाफ ρv² बोला जाता है, रो आपकी डेंसिटी है, और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है h ρg। h हाइट है, कितने ऊपर रखा है पाइप, रो उस पानी की डेंसिटी है, g ग्रेविटी है, ये कांस्टेंट होता है। ये इसका डायग्राम है, यहाँ पर मुंह बड़ा बना देंगे, वहां पर मुंह छोटा बना देंगे, यहाँ बड़ा मुंह खोल देंगे, यहाँ छोटा खोल देंगे, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी में डिफरेंट है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से ये वाला मुंह h1 हाइट पर है, ये h2 हाइट पर है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। अब पानी को चलाएंगे, लोअर हाइट से ऊपर ले जाएंगे, तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी टेकन के बराबर हो जाएगी, एनर्जी गिवन इक्वल टू एनर्जी टेकन। तो बस यहाँ पे यही काम करेंगे, जो एनर्जी देते हैं हम उसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। तो लाइन लिखेंगे प्रूफ में, ड्यूरिंग अ फ्लो वर्क इज डन बाय प्रेशर टू क्रिएट वेलोसिटी एंड हाइट डिफरेंस। तो एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम P1 माइनस क्या होती है, P2 होती है। इधर आ जाओ, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, अभी बताया था मैंने, ऊपर ज्यादा नीचे कम,
तो ऊपर की वेलोसिटी v2, नीचे की वेलोसिटी v1, तो हाफ रो v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, नीचे कम, तो h2 रो जी, h1 रो जी। अब मैंने एक कंसेप्ट बताया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी गिवन बाय इक्वल टू एनर्जी टेकन, तो एनर्जी गिवन P1 माइनस P2 है, एनर्जी टेकन इन दोनों का सम है। अब केवल आपको इतना काम करना है, 1 वाले एक साइड फेंकना है, 2 वाले एक साइड फेंकना है, तो ये आ जाएगा। ओके, दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर एक हॉरिजॉन्टल पाइप है तो दोनों तरफ से हाइट सेम हो गई, तो हाइट सेम हो गई तो हाइट वाली टर्म्स कट जाएगी, तो ये आ जाएगा। इसके लिए एक प्रिंसिपल याद रख लेना, वो प्रिंसिपल बड़ा आसान सा है, मैं आपको करके भी बताता हूं। बर्नौलीज ने हमको क्या बताया था, देखिए फिर से देखिए, ये 70 हो गया भाई साहब। जब हम आप फेंकेंगे तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो बर्नौलीज ने हमको ये बताया कि जब वेलोसिटी फ्लो इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, तो जहां वेलोसिटी का फ्लो बढ़ जाएगा वहां प्रेशर घट जाएगा, और जहां वेलोसिटी का फ्लो कम हो जाएगा वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जहां वेलोसिटी बढ़ गई प्रेशर घट गया, नीचे वेलोसिटी कम है प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये ऐसा 70 हो जाता है। समझ में आई बात। तो प्लेन भी ऐसे लिफ्ट होता है। बढ़िया एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। एक छोटे से स्फीयर को हम पानी में डाल देंगे, धीरे धीरे नीचे जाएगा, नीचे ग्रेविटी लगेगी, ऊपर 2 फोर्स लगेंगे, एक बॉयंसी का फोर्स लगेगा जो उछाल पैदा करेगा, दूसरा विस्कस ड्रैग लगेगा। ये दोनों फोर्स जो होते हैं ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। टग ऑफ वॉर होगा, ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर खींचेगा, नीचे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट कर देगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस समय ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट से आपकी डेरिवेशन होने वाली है। देखता फटाफट फटाफट देख भाई, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बॉइंट का फोर्स, बॉयंसी का फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, स्टोक्स लॉ हमको पता है, ठीक है, ओके, डिस्कस फोर्स। और नीचे कौन काम कर रहा है, यस, क्या काम कर रहा है, वेट काम कर रहा है भैया। ये जो स्फीयर है इसकी डेंसिटी को हमने रो माना है, पानी या जो लिक्विड में गिराया उसकी डेंसिटी को सिग्मा माना। चल फटाफट से इधर देख, डाउनवर्ड फोर्स mg है, अपवर्ड फोर्स बॉयंस फोर्स और विस्कस फोर्स है। फटाफट से देखिए, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका मास, किसका मास सर, इसका मास। तो इसका मास हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम और स्फीयर की डेंसिटी। समझ में आई बात। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, वही होता है जो वेट का होता है, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। लेकिन यहां पर जो डेंसिटी आएगी वो लिक्विड की आएगी, क्योंकि लिक्विड ही बॉइंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, समझ में आया। विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर भी। आर क्या है, स्फीयर की रेडियस, ईटा क्या है, जिस लिक्विड में गिराया उसकी विस्कोसिटी, और vt क्या है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी जो निकालना है भाई तेरे को। इसको भाई को हम इधर फेंकेंगे तो ये आएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम का यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, स्फीयर के वॉल्यूम का। अरे भैया पहले नहीं लगाएगा, नहीं लगा रहा, vt ये नीचे भेजा है इसने, नीचे भेज दिया भैया, ये नीचे भेज दिया, ये आ जाएगा। उसके बाद इसने लगाया v का फॉर्मूला 4/3 पाई r3, बढ़िया बात है। और बाकी सब जैसा लिखा है वैसा ही लिखा है, काटा पीटी करोगे, सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस बढ़ा दोगे टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ा दोगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, समझ गए। विस्कोसिटी बढ़ाई तो टर्मिनल वेलोसिटी घटी, विस्कोसिटी कम करी तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ी, ये सब इस पर रिलेटेड है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ड्रॉप। बबल के अंदर एक्सिस प्रेशर हमको निकालना है और ड्रॉप के अंदर निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हम उसको ऐसे निकालेंगे कि ये जो हमारा बबल है, ये बबल ऐसे एक्सपेंड हो रहा है। तो तुम एक बलून को फुलाओ, तो जब बलून को फुलाओगे तो उसके जो पार्टिकल फुलाने से पहले पास पास थे, ठीक है, और जब आप उसको फुला रहे थे तो वो पार्टिकल दूर दूर जा रहे थे। तो वो पार्टिकल क्या करेंगे, बलून के जितने पार्टिकल होंगे सरफेस पर अवेलेबल, वो अंदर की हवा को दबाएंगे, अंदर की हवा उसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ दबाएंगे। तो अंदर का फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहर का फोर्स। तो अंदर जितना वर्क डन किया है उसी की वजह से वो बलून में क्या आया है, एक्सपेंशन आया है। तो यहां पर करना क्या है, ध्यान सुनना, यहां पर आपके पास आर रेडियस है और ये ऐसे फूलना चाह रहा है, लेकिन बाहर के पार्टिकल पास आते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, जो अंदर एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड प्रेशर को हमने पी मान लिया, और थोड़ा सा इसमें जो बड़ा हुआ है, ड्रॉप बड़ा हुआ एक्सेस प्रेशर का जो उसमें चेंज आएगा, उस चीज को हमने डेल्टा आर मान लिया, ठीक है। ओके जी, एक सेकंड रुकिए जरा, थोड़ा साइलेंट कर दूं फोन को, बार बार बज रहा है मेरा फोन, एक सेकंड रुकिए। चलिए, हाँ जी, तो चलो इसको कार्यक्रम कैसे करेंगे। हमने लिखा P इज द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, P इज इंक्रीज बाय डेल्टा P, देन R इंक्रीज बाय R से लेकर डेल्टा R, ठीक है। अब हम निकालेंगे वर्क डन। क्या निकालेंगे बेटा, वर्क डन। तो यहां पर जो उसको बढ़ रहा है, तो वो जो वर्क डन है
वो उस स्फीयर की, उस ड्रॉप की सरफेस एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एनर्जी इंक्रीज कैसे होती है? जब एरिया इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला पता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया, और स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, दिया जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा आर, तो ये आ जाएगा। अच्छा, बढ़िया बात है सर, समझ में आ गया हमको। अब सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बिफोर इंक्रीजिंग, जब हमने उसको इंक्रीज नहीं किया था तो सरफेस टेंशन T और एरिया ऑफ स्फीयर कितना था? 4π, तो ये आ जाएगा, ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन हमने उसको इंक्रीज किया है आफ्टर एक्सपेंशन, तो ए से वो क्या हुआ है? डेल्टा ए हुआ है। तो डेल्टा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सर आर प्लस डेल्टा आर है, 4π आर की जगह आर प्लस डेल्टा आर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? राइज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल ये कर दिया। इसका आप स्क्वायर खोलोगे आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका खोलोगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो पता है यार तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ar, वही तो है। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर बन जाएगा। ये डेल्टा आर बहुत कम चेंज होता है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपने पास ये बचेगा, ये बचेगा, और ये भाई साहब पहले से ही अवेलेबल है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चेंज इन सरफेस एनर्जी में जो चेंज आया है वो किसके वजह से आया है? वर्क डन की वजह से आया है। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। बस आपका आंसर आ गया, यही काम करना है। तो ये वर्क डन इसके बराबर लिख दो। तो अगले स्टेप में हमने इसके बराबर लिख दिया, काटा पीटी किया, तो P बराबर आ गया 2T/r। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो एक्सिस प्रेशर होता है वो ड्रॉप के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बड़ी ड्रॉप है तो कम प्रेशर है, छोटी ड्रॉप है तो ज्यादा प्रेशर है, ध्यान रखना। और सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा तो अभी एक्सिस प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बबल के लिए रहता है, बबल के लिए इस तरह का डायग्राम होता है। बबल में 2 सरफेस होती है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप कर देना किसमें? यहां पे जाके आप 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 4T/r। तो बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि डबल सरफेस आ गई, डबल सरफेस की वजह से बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर, ड्रॉप के अंदर कम प्रेशर। चलिए 16 नंबर की डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में क्या है? हमने क्या किया? 2 पिलर लगाए, गरम गरम तार गरम किया, उसको धागे से बांधा, मतलब जो तार था गरम गरम था, ठंडा करने के लिए 2 क्लैंप लगाए या पिलर लगाए, उसे बांध दिया। तो वो क्या करेगा? जब ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो उसको ऐसे पकड़ के क्लैंप पर फोर्स लगाएगा। क्लैंप पर फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा वही तो निकालना है, उसी को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो इसके लिए कुछ मानामुनी करनी पड़ेगी। लेंथ मान लो L, एरिया मान लो A, सही बात है। और टेम्परेचर विद डिक्रीज, जब वो ठंडा होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वो हमने मान लिया डेल्टा L। एंड सो देयर इज डिक्रीज इन द लेंथ, तो लेंथ में जो चेंज आएगा उसको हमने मान लिया स्मॉल l। और इन सब की वजह से फोर्स लगेगा उसको मान लिया F। अब फटाफट से 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। एक फॉर्मूला याद करना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला याद करेंगे। अब इसको बोलते हैं स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन। तो इसकी जगह आ जाएगा स्ट्रेन, तो देखो ये आ गया, इसकी जगह तो आ गया स्ट्रेन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर अल्फा। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये दिखेगा तेरे को, दिखा सर? दिख गया, बढ़िया बात है। आ जाओ इधर। अब लगाएंगे व्हाट यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ बायर। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ऐसा दिखेगा भैया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये है, ए का इधर गुणा करना है, और स्ट्रेन हम पहले ही निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू डेल्टा टी, यहां रख देना है। तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, और ए का गुणा करने पर ऐसा दिखेगा, बाय अल्फा ए डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सवाल आते हैं, अच्छे से कर लेना। चलिए खत्म हुई कहानी। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स वाला ये चैप्टर है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है V1 टू V2 लिमिट होती है PdV। ये फॉर्मूला आपका इस पे लगेगा वर्क डन निकालने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर एक जैसा होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए बॉयस लॉ लगता है। चलिए तो हमने लिख दिया वर्क डन बाय गैस इन एक्सपेंडिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट P1 V1 से लेकर P2 V2, यानी कि उसका स्टार्टिंग में प्रेशर कम था तो बाद में बढ़ गया, ठीक है। ओके जी, तो वर्क डन हमने कितना किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखिए ये आ गया। अब इस P जो है यहां पर लिखा है व्हाट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल,
तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है 1 मोल के लिए पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट। यहां से हम पी की वैल्यू निकालेंगे, के अपॉन वी आ जाएगी, क्योंकि यहां पर हमें पी का मान रखना है। समझ में आई बात? तो यहां पर हम निकाल लेंगे, तो ये वाली वैल्यू को हम यहां पे डालेंगे, ये आ जाएगा, के कांस्टेंट है 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन बी का डीबी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो 1 अपॉन बी का डीबी के रिस्पेक्ट में क्या होगा लॉग बी, तो ये आ जाएगा सर। अब ये अपर लिमिट को यहां चिपकाएंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट को यहां चिपकाएंगे, तो ऐसा दिखेगा। अब एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n, तो ये log का v2 अपॉन v1 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद k की वैल्यू RT के बराबर होती है, तो ये आ जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हो गया यस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सेम काम करना है, बर्गडन का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एडियाबैटिक इक्वेशन लगेगा, तो यहाँ पर आता है पीवी इक्वल टू गामा बी की पावर गामा, एडियाबैटिक इक्वेशन है के, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालो दी आ जाएगी, इसको हमको रखना है यहाँ पर। तो ये रख दिया बेटा, बहुत अच्छी बात है, के कॉन्स्टेंट है 12 का, ये आ गया। इसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, दिया जाएगा। अब एक फॉर्मूला जानते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा बेटा गामा माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली क्वांटिटी को हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। उसके बाद अपर लिमिट इसके स्थान पर माइनस लोअर लिमिट इसके स्थान पर, तो साफ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया साफ, तो ऐसा दिखेगा। फिर देखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, ये के की वैल्यू होती है पीवी गामा, और के कांस्टेंट है, तो ये किसके बराबर होगा पी1 बी1 गामा इक्वल टू पी2 बी2 गामा पी3 बी3, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये के बराबर है, तो यहां पर 1 2 वाला टर्म्स है, वहां पर ये वाला पोर्शन डाल दो, यहां 1 वाला टर्म्स है, वहां पर ये वाला पोर्शन डालो, तो डाल दिया उसकी जगह के की जगह पे। अब उसके बाद क्या किया, सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो v2 की पावर गामा, v2 की पावर 1 माइनस गामा, सेम ऑफ कॉम्बिनेशन सम ऑफ डिग्री, तो v2 बचेगा, तो p2 v2 इसी तरह से p1 v1। समझ में आई बात, सॉल्व कर लिया, बढ़िया बात है, ये आ गया। उसके बाद हम लगाएंगे यूजिंग गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस, पीवी इक्वल टू RT के बराबर होता है, तो पीवी इक्वल टू RT, तो यहां पर आ जाएगा RT2, यहां पर आ जाएगा RT1, ये आ गया। R कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आपका डेरिवेशन हो चुका है। अच्छा, एक और चीज यहां पर की है, गामा को इधर भेजेंगे, वन को इधर भेजेंगे, तो माइनस कॉमन निकलेगा, उस माइनस की वजह से ये T1 पहले आ जाएगा, T2 बाद में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी डेरिवेशन हो गई। अगली देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 19 नंबर की मेयर रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। देखो पहला स्टेप क्या है, हीट 1 मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम उसको हीट देंगे, तो हीट का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है भैया, एम एस डी टी। यहां पर एम मास हो गया, एस स्पेसिफिक हीट हो गई, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट होती है सीबी, और 1 मोल के लिए मास की वैल्यू हो जाएगी एम 1 हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। अब हम लगाएंगे अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका फॉर्मूला होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो वर्कडन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर वर्कडन आपका आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे भैया, बहुत बढ़िया बात है, ये आ जाएगा। इसके बाद ये डी क्यू ये है, इसको यहां रख दोगे तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, ये 1 हो गई तो वो 2 हो जाएगी, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम उसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को बढ़ने देंगे, तो सेम गैस हीटेड अलाउ एक्सपेंशन पी कांस्टेंट, तो सेम फॉर्मूला डी क्यू इक्वल टू 1 मोल के लिए सी पी कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट डी टी, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे क्या, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्कडन होगा, तो वर्कडन का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी बी, ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की जगह ये आ जाएगा, डी यू की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है, यहाँ पर भूत बनी बैठी है, यहाँ पर ये निकाल के रख देंगे वहां पर, तो ये आ जाएगा। और डी क्यू की वैल्यू ये वाली है, ये वाली, ये हम सब वहां पर रखने वाले हैं, ठीक है बेटा, यहां पर रखने वाले, देखो सब जगह रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू क्या होता है आरटी, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो पी कांस्टेंट है तो डीबी का क्या होगा, डीबी अपॉन डीटी। आर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कर टेम्परेचर का कितना हो जाएगा 1। ये डिफरेंशिएशन है, ये तुम्हें आना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। यहां से इसका गुणा यहां कर देंगे, तो पी डीबी इक्वल टू आर डी टी आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। अब पी डीबी की जगह
आर डी टी आ जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। इसको जहां ले जाएंगे कॉमन निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा, डी टी से डी टी मरेगा, ये प्रूफ हो गया मेयर इक्वेशन। ठीक है, मर गए। लास्ट इक्वेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी वर्क डन के बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले थर्ड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू या b स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इक्वल टू 2s, यहां से as की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन लगाएंगे F इक्वल टू ma, फिर वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे F की वैल्यू यहां से रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वर्क डन में as की जो वैल्यू है उसको उठा के यहां से यहां रख देंगे तो आपका वर्क डन आएगा ये, इसमें से इसका गुणा कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको, और इसको बोलते हैं फाइनल, इसको बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसका मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कुछ फॉर्मूले हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क इक्वल टू क्या होता है डेल्टा के, और फोर्स का वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहां से फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो ऐसा। तो ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। तो पूरी कोशिश की है बेटा, 40-45 मिनट, बहुत से बहुत 1 घंटा लगा होगा, पूरी डेरिवेशन करवा दी, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्जाम में करके जाना। अगर आपका कल एग्जाम है तो जरूर करके जाना, आपका 2-3 दिन बाद है तब भी आपको जरूर करके जाना है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को 8109471083 पर मैसेज कर देना, हाय राहुल सर लिख देना, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। थैंक यू।